हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपी ऑर्डिनरी पढ़ाई। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिविक्स क्लास 9 चैप्टर 1 दैट इज डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, जैसे कि डेमोक्रेसी इन चिली ना हम लोगों ने पिछले पार्ट में देख लिया था कि कैसे चिली में स्टार्टिंग में चिली एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, बाद में वहाँ लगा क्या मिलिट्री कूप लग गया, फिर बाद में फिर से वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होता है। तो चिली का कहानी हम लोगों ने स्टोरी के फॉर्म में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देख लिया था। ओके, एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में लिंक पार्ट 1 का दिया हुआ है। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डेमोक्रेसी इन पोलैंड। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि पोलैंड में कैसे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुआ था। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ये इसको भी ना हम लोग स्टोरी के फॉर्म में देखेंगे ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो पाए। ठीक है, तो ये बात कब की? ये बात है 1980 की। 1980 में जो पोलैंड पे जो रूल करते थे वो कौन करते थे? पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। ये पार्टी उस टाइम पोलैंड में रूल करती थी। ठीक है, इन्हीं का कंट्रोल था पोलैंड के ऊपर। जो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी है ना, ये कम्युनिस्ट पार्टी का एक हिस्सा थी। कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी? तो ईस्ट यूरोप के अधिकतर कंट्रीज़ में ना उस समय जो रूल था वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही था। ठीक है, मतलब यूरोप के अधिकतर कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल था। तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक हिस्सा थी कौन? पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, जिनके अंडर कंट्रोल में कौन था? पोलैंड था। ओके, अच्छा, तो जिस कंट्री में ना कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था ना, उस कंट्रीज़ में बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ना कोई फंक्शन करने का कोई अलाउ नहीं था। मतलब कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कोई काम उस कंट्री में नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि उस कंट्री में किनका रूल था? कम्युनिस्ट पार्टी का था। तो दूसरे पार्टी का कोई अलाउ नहीं था, कोई काम वो लोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, ओके, तो नॉर्मली वहाँ के जो लोग थे ना वो भी क्या थे? अपने मन से अपना लीडर नहीं चुन सकते थे, ना अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते थे, ना ही अपना लीडर चुन सकते थे, ना ही अपना पार्टी बना सकते थे। क्यों नहीं बना सकते थे? क्योंकि उस टाइम पोलैंड में डेमोक्रेसी है ही कहाँ। डेमोक्रेसी जाकर तब तो वहाँ का लोग जो होगा गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएगा। डेमोक्रेसी का तो मतलब ही है ना, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब ये भी कह सकते हैं ना कि ऑल पावर लाइज इन द हैंड ऑफ पीपल। कब? अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगा तब। बट पोलैंड डेमोक्रेटिक नहीं था, तो यहाँ के लोगों को क्या था? लीडर चुनने का कोई हक नहीं था। वो फ्री नहीं थे अपना लीडर चुनने के लिए, ना ही अपना पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन करने के लिए। अच्छा, नहीं थे तो क्या? कुछ लोग अगर उन गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर पार्टी के खिलाफ या फिर किसी लीडर के खिलाफ अगर कुछ बोलते थे ना अगेंस्ट में, तो उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, अच्छा, एक बात और कि जो पोलैंड में गवर्नमेंट था ना, तो नॉर्मली था तो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का। बट अगर एक्चुअली की बात करते ना, तो जो एक्चुअल पोलैंड पे कंट्रोल था ना वो किसका था? यूएसएसआर का था। मतलब जो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी है ना, उसको सपोर्ट कौन कर रहा था पोलैंड में रूल करने के लिए? यूएसएसआर। तो हम कह भी सकते हैं ना कि द गवर्नमेंट इन पोलैंड वाज सपोर्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूएसएसआर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अच्छा, अभी के टाइम में ना हम लोग यूएसएसआर को किस नाम से जानते हैं? तो रशिया। अभी इसको हम लोग रशिया के नाम से जानते हैं। और वी ऑल्सो नो दैट ना एरिया वाइज देखते हैं तो रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री नाउ। तो हम ये कह सकते हैं कि कहने का तो पोलैंड पे रूल कौन कर रहा था? पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी कर रही थी। बट इसको सपोर्ट और इसको कंट्रोल कौन कर रहा था? तो इसको सपोर्ट और कंट्रोल कौन कर रहा था? यूएसएसआर कर रहा था। सेम केस चिली वाला भी है। चिली वाला है मिलिट्री कूप कैसे लगा? क्या वहाँ की मिलिट्री कूप इतना स्ट्रॉन्ग थे कि जाके वहाँ के प्रेसिडेंट एलेंदे को मार के वहाँ पे फिर मिलिट्री कूप लगा दे? नहीं, मिलिट्री कूप को भी कौन सपोर्ट किया था? गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। क्योंकि यूएसए गवर्नमेंट को भी ना एलेंदे का काम करने का तरीका पसंद नहीं था, तो उसने क्या किया? मिलिट्री कूप को फंड किया, सपोर्ट किया, और उसी के हेल्प से जाके वहाँ पे चिली में क्या लग गया? मिलिट्री कूप लग गया। सेम यहाँ पे पोलैंड पे जो पार्टी रूल कर रही थी, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, इस पर कौन सपोर्ट करा था इसको? तो यूएसएसआर इसको सपोर्ट करा था। ओके, और अभी के टाइम में हम लोग यूएसएसआर को रशिया के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन 14 अगस्त 1980 द वर्कर्स ऑफ लेनिन शिपयार्ड इन द सिटी ऑफ गर्डशेंक वेंट ऑन ए स्ट्राइक। तो होता क्या है ना कि लेनिन शिपयार्ड होता है जहाँ पे शिप वगैरह लगते हैं, बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। तो शिपयार्ड का नाम था लेनिन शिपयार्ड। लेनिन शिपयार्ड कहाँ पे था? तो गर्डशेंक सिटी में था। ओके, ना यहाँ इस शिपयार्ड में जितने ही वर्कर्स काम करते थे वो चल जाते हैं स्ट्राइक पे, मतलब हड़ताल पे चल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये शिपयार्ड
कौन रन करता था? तो ये शिपयार्ड गवर्नमेंट रन करती थी, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में थी। ये शिपयार्ड ही नहीं, जितना बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज था, बड़ा बड़ा तुम्हारा प्रॉपर्टीज़ था, मतलब लैंड था, इंडस्ट्री था, वो सब के सब पोलैंड में किसके अंडर में थे? उन्हीं के गवर्नमेंट के अंडर में थे। ओके, सिर्फ ये शिपयार्ड ही, बाकी सारा भी प्रॉपर्टी उस गवर्नमेंट के अंडर में थे। ओके, तो क्या होता है ना कि उस शिपयार्ड के जितने वर्कर्स हैं सब स्ट्राइक पे चले जाते हैं। स्ट्राइक स्टार्ट क्यों होता है? तो स्ट्राइक स्टार्ट होता है क्योंकि उनका डिमांड था। क्या डिमांड था? डिमांड टू टेक बैक अ क्रेन ऑपरेटर एंड अ वुमेन वर्कर हु वाज अनजस्टली डिसमिस फ्रॉम सर्विस। मतलब ये स्ट्राइक क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि वर्कर्स का डिमांड था कि एक क्रेन ऑपरेटर और एक वुमेन वर्कर जिनको आपने बिना मतलब का, बिना गलती का, बिना किसी कारण का जॉब से निकाल दिया है ना, आप उसको वापस लाओ। तो वो लोग को वापस लाने के लिए लोग स्ट्राइक स्टार्ट कर देते हैं। ओके, इनका ये डिमांड था। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसका, स्ट्राइक वॉज इलीगल। अच्छा, स्ट्राइक इलीगल क्यों था? गैर कानूनी क्यों था उस टाइम स्ट्राइक? तो इसलिए था क्योंकि बिकॉज ट्रेड यूनियंस इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी वर नॉट अलाउड। क्योंकि उस टाइम जो पार्टी थी, जो गवर्नमेंट थी, वो ट्रेड यूनियंस को अलाउ नहीं करती थी। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि व्हाट इज़ ट्रेड यूनियंस। तो देखो, ट्रेड यूनियंस क्या होता है कि ये एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स होता है, वर्कर्स का ग्रुप होता है जो बनाते हैं ये लोग अपना डिमांड को सामने रखने के लिए। डिमांड कुछ भी हो सकता है, सैलरी बढ़ाना हो, वर्किंग टाइम कम करना हो, या कोई हेल्थ इशू को लेकर कुछ भी हो सकता है। तो वर्कर्स अपना एक ग्रुप बनाते हैं अपना डिमांड्स रखने के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड यूनियंस। तो उस समय ट्रेड यूनियंस अलाउ नहीं था, इसलिए स्ट्राइक क्या था? ये इलीगल था। ओके, इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट, लेक वैलेशा ज्वाइन द स्ट्राइक। एक नए आदमी जिनका नाम था लेक वैलेशा, वो स्ट्राइक को ज्वाइन करते हैं। अच्छा, ये कौन थे? तो ये थे फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन, मतलब उस शिपयार्ड के ये पहले इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, बट इनको जॉब से हटा दिया जाता था। कब हटाया गया था? 1976 में हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था? क्योंकि ये डिमांड कर रहे थे हायर पे का, डिमांडिंग हायर पे। ये डिमांड किए थे कि इनको सैलरी बढ़ा के मिले, इसीलिए इनको क्या कर दिया गया? इनको जॉब से हटा दिया गया। अच्छा, जब ये स्ट्राइक में सपोर्ट करते हैं, स्ट्राइक में एंट्री लेते हैं ना, तो टाइम बीतते बीतते जो लेक वैलेशा है ना, वो स्ट्राइकिंग वर्कर के लीडर बन के उभरते हैं। ओके, ये लीडर बन जाते हैं एंड इमर्ज लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। और जैसे ही स्ट्राइक को ज्वाइन करते हैं ना, ज्वाइन करने के तुरंत बाद ये जो है लेक वैलेशा क्या हो जाते हैं? स्ट्राइकिंग वर्कर के लीडर बन जाते हैं। ओके, अच्छा, ये जो स्ट्राइक स्टार्ट हुआ ना, ये कंटिन्यू होता रहा और ये स्ट्राइक पूरे सिटी में आग की तरफ फैल गया था कि यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है। जैसे ही ये बात वहाँ के वर्कर्स को पता चलती है कि ये खबर पूरे सिटी में फैल चुकी है ना, तो इनका डिमांड बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में इनका डिमांड क्या था कि जो क्रेन ऑपरेटर था और जो वुमेन वर्कर थी, उनको आप जो जॉब से निकाले उनको वापस लाओ। बट जैसे ही ये स्ट्राइक पूरे सिटी में स्प्रेड हो जाता है ना, आग की तरफ फैल जाता है, तो वर्कर्स का डिमांड बढ़ जाता है। क्या डिमांड बढ़ता है? तो इनका जो पहला डिमांड था क्या कि इनको ये चाहते थे कि हमको ट्रेड यूनियंस बनाने का मौका मिले। मतलब ये चाहते थे कि इनका एक खुद का ग्रुप हो, खुद का एसोसिएशन हो, ताकि ये अपना बात सबके सामने रख सके। तो इनका एक पहला डिमांड क्या था कि इनको चाहिए था कि भैया हम अपने मन से ट्रेड यूनियन बना सकें, पहला डिमांड। इनका दूसरा डिमांड क्या था कि जो इनके पॉलिटिकल साथी थे, जो इनको डेमोक्रेसी दिलाना चाहते थे ना, उनको ये लोग जेल में बंद कर दिए थे। मतलब जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते थे ना, वो भी इनके साथ, इनके ग्रुप के ही लोग थे, इनके साथी लोग थे। तो इनको उठा के वो लोग जेल में बंद कर दिए थे। क्यों बंद कर दिए थे? क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते थे। तो इनका जो सेकेंड डिमांड था ये कि उनको जिनको आप जेल में बंद किए उनको वापस लाओ। ओके, जो इनका तीसरा डिमांड था वो ये था कि चाहते थे कि जो प्रेस पे सेंसरशिप लगा हुआ वो हट जाए। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेंसरशिप। सेंसरशिप, तो सेंसरशिप क्या था ना कि देखो, इसमें क्या था ना, ये प्रेस पे लगता था। प्रेस पे क्या लगता था ना सेंसरशिप, कि वहाँ का रूलर जो खबर देगा
जो उसको बोलेगा ना वही वो छाप सकता है, अपने मन से कुछ भी नहीं। वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ का रूलर जो जो चीज़ वो बोलेगा ना प्रेस को, प्रेस अपने न्यूज़ में, अपने मैगजीन पे वो खबर ही छापेगा, उसके अगेंस्ट वो एक भी वर्ड नहीं लिख सकता था। इसको बोलते हैं सेंसरशिप, जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के लिए ही काम करती हो। भले आपका गवर्नमेंट अच्छा काम करता हो या बुरा काम करता हो, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ कभी नहीं लिखेगी, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, गवर्नमेंट के फेवर में ही लिखना पड़ता था इनको, प्रेस को। तो उसमें प्रेस पे क्या था, सेंसरशिप लगा हुआ था। तो इनका जो तीसरा डिमांड वही था ना कि क्या, कि जो प्रेस पे सेंसरशिप लगा हुआ वो आप हटा दो, ताकि प्रेस इंडिपेंडेंटली काम कर सके। क्योंकि जब तक सेंसरशिप लगा हुआ है, प्रेस इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती है, वो गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करेगी। तो ये था। तो हुआ क्या यहाँ पे, स्टार्टिंग में इनका डिमांड वर्कर्स का एक ही था कि जो क्रेन ऑपरेटर और जो वुमेन वर्कर को जॉब से निकाल दिया गया था बिना किसी कारण का, उनको वापस लाने का था। लेकिन जैसे ही ये स्ट्राइक पूरे सिटी में आग की तरह फैल गया, वर्कर्स का डिमांड बढ़ गया। उनका 3 डिमांड और था। डिमांड क्या था उनका, जो मैंने अभी बताया। पहला था कि आप यहाँ पे लाओ सेंसरशिप, जो प्रेस पे लगा उसको हटाओ। ये खुद का चाहते थे कि ट्रेड यूनियंस बने, और जो इनके पॉलिटिकल दोस्त, जो इनके पॉलिटिकल ग्रुप के जो लोग थे ना, जो जिनको जेल में बंद कर दिए थे, उनको बाहर निकालने के लिए बोला गया था। तो ये वर्कर्स के डिमांड थे। अच्छा, पता है सेंसरशिप को अभी के टाइम में अगर एक वर्ड में अगर समझना चाहो तो पता है क्या है? अभी के टाइम में एक वर्ड बहुत ही ट्रेंड में चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोदी मीडिया। नाम तो सुना ही होगा। सेंसरशिप एकदम वैसा ही है, मतलब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगी, गवर्नमेंट को हर मैटर में फेवर ही करती है। इंडिया में तो सेंसरशिप लागू नहीं था ना, अभी भी नहीं है, बट अनऑफिशियली गोदी मीडिया इज़ व्हाट, सेंसरशिप। तो सेंसरशिप को आप एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या था। नेक्स्ट पॉइंट क्या था ना कि जो ये स्ट्राइक था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ पूरे मतलब सिटी से, फिर पोलैंड कंट्री में बहुत फेमस हुआ। तो इतना ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ ना कि गवर्नमेंट को अपना हार मानना पड़ा और वो गिव अप कर देती है। तो गवर्नमेंट गिव अप कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि जो वालेशा थे, जो कि उसके क्या थे, वर्कर्स के जो लीडर थे, वो 21 पॉइंट एग्रीमेंट, वालेशा साइंड अ 21 पॉइंट एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट दैट एंड्स द स्ट्राइक। मतलब वही बोलता है कि जो लीडर थे वर्कर्स के, वालेशा, वो 21 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करते हैं गवर्नमेंट के साथ, और इसी साथ क्या होता है ना कि स्ट्राइक ख़त्म हो जाता है। चलो अच्छा, स्ट्राइक ख़त्म हो गया। गवर्नमेंट ये चीज़ मान गई थी कि जो ट्रेड यूनियंस है वो वर्कर का हक है, मतलब एक अपना इंडिपेंडेंट वर्कर्स का ट्रेड यूनियन होना चाहिए। ये बात गवर्नमेंट मान गई। गवर्नमेंट ये भी बात एग्री करती थी कि स्ट्राइक करना उनका हक था। ये दो चीज़ गवर्नमेंट को अलाउ करती है कि जो वर्कर्स से अपना एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, और स्ट्राइक करना उनका राइट दे दिया गया। चलो, जैसे ही ये अलाउ होता है कि वर्कर्स अपना एक ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं ना, तो एक नया ट्रेड यूनियंस, इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस बनता है, जिसका नाम था सॉलिडरी। वही लिखा है कि अ न्यू ट्रेड यूनियन कॉल्ड सॉलिडरी वॉज फॉर्म्ड। तो जैसे ही ट्रेड यूनियन अलाउ हो गया कि भैया वर्कर्स अपना खुद का इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस बना सकता है, तो उसके जस्ट बाद ही ये बनता है, जिसका नाम था क्या, ट्रेड यूनियन बनता है, जिसका नाम था सॉलिडरी। It was the first time that an independent trade union was formed in the communist state। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी भी कम्युनिस्ट स्टेट में सॉलिडरी, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस बना था। इससे पहले कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कहीं अलाउ नहीं था वर्कर्स को कि अपना आप बना सकते हैं एसोसिएशन, ऐसा अपना ग्रुप बना सकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था। जैसे ही सॉलिडरी बनता है ना, तो 1 साल के अंदर अंदर, विद इन अ ईयर, सॉलिडरी स्वेप्ट अक्रॉस पोलैंड एंड हैड 1 करोड़ मेंबर्स। मतलब जैसे ये बनता है ना, 1 साल के अंदर अंदर ये पूरे पोलैंड पे छा जाता है, और 1 करोड़ से भी ज़्यादा इसके मेंबर बन जाते हैं। मतलब ये जो फॉर्मेशन था सॉलिडरी, ये क्या हो रहा, ग्रो कर रहा था। अच्छा, उसी टाइम क्या था ना कि करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट में करप्शन बढ़ गया, मिसमैनेजमेंट बढ़ गया। इसके क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के जो रूलर थे वो पोलैंड के पे रूल नहीं कर पा रहे थे, वो पोलैंड पे अच्छी तरीके से रूल नहीं कर पाते, क्योंकि उनके गवर्नमेंट में करप्शन और मिसमैनेजमेंट दोनों बढ़ चुका था।
तो इससे उनका स्थिति बद से बदतर हो गया। सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ भी है, करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट मेड मैटर वर्स फॉर द रूलर। मतलब करप्शन और मिसमैनेजमेंट क्या कर देता है ना कि वहाँ गवर्नमेंट का स्थिति बद से बदतर कर देता है। ओके, अब क्या होता है कि जब इतना हालत ख़राब है गवर्नमेंट का, तो जो गवर्नमेंट के जो लीडर थे जनरल जेरुसलकी, ये क्या करते हैं ना, ये मार्शल लॉ इम्पोज कर देते हैं। कब? दिसंबर 1981 में। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि व्हाट इज़ मार्शल लॉ। तो देखो, मार्शल लॉ एक ऐसा सिचुएशन होता है ना जहाँ पे सारा पावर वहाँ के कंट्री के मिलिट्री के हाथों में चला जाता है। जो भी डिसीजन लेगा वहाँ का मिलिट्री लेगा, जस्टिस के बारे में हो, लिबर्टी के बारे में, कुछ के बारे में हो, जो भी रूल करेगा कौन करेगा, वहाँ का मिलिट्री करेगा। इसी को बोलते हैं मार्शल लॉ, जहाँ पे पावर्स गवर्नमेंट के हाथ से निकल के चल जाता है मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में। ओके, तो वो बौखला गए थे ना, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे काम करे क्या ना करे, तो मतलब बौखला गए थे, पूरा पागल सा हो गए थे। और उन्होंने क्या किया, घबरा के मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। अच्छा, जैसे ही मार्शल लॉ इम्पोज होता है ना, तो थाउजेंड ऑफ सॉलिटरी वर्कर्स वर पुट इन प्रिजन। थाउजेंड्स ऑफ सॉलिटरी वर्कर्स वर पुट इन प्रिजन। क्या होता है कि बहुत सारे, अब मार्शल लॉ लग गया तो भैया तो मिलिट्री का रूल हो गया, तो आदमी का तो बात सुना जाएगा नहीं। तो क्या हो रहा है, जब जो सॉलिटरी मेंबर्स इनके अगेंस्ट में बोलते थे, उनको उठा के ये लोग जेल में बंद कर रहे थे। ओके, तो जो भी था ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, एक्सप्रेशन था, स्ट्राइक करने का जो राइट दिया गया था, यूनियंस का जो फॉर्मेशन का राइट दिया गया था, सब वापस लिया जाता है। जैसे ही गवर्नमेंट मार्शल लॉ इम्पोज करती है ना, तो वहाँ के लोगों का सारा राइट वापस ले लिया जाता है। जैसे कि राइट टू प्रोटेस्ट, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, आप बोल नहीं सकते हो, आप एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हो, आपका सारा राइट क्या हो गया, एक बार फिर वो आपके हाथ से लेके उनके हाथ में चला जाता था। ठीक है, कब भी हुआ, ये मार्शल लॉ लगने के बाद हुआ। ओके, तो जैसे ही वहाँ की गवर्नमेंट मार्शल लॉ अप्लाई करती है, तो क्या होता है कि बहुत सारे सॉलिटरी मेंबर्स को उठा के जेल में बंद करती है, यही तो होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि फिर से स्ट्राइक हो जाता है। इस एक स्ट्राइक हम लोगों ने पहले देखा था शिपयार्ड के पास, शिपयार्ड वाली कहानी में देखा था ना उन्होंने कैसे वर्कर्स ने स्ट्राइक किया। उसके बाद फिर यहाँ स्ट्राइक होता है। अनदर वेव ऑफ स्ट्राइक बिगिन in 1988, another wave of strike again organized by Solidary began in 1988। Solidary जो मेंबर्स थे वो फिर से एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करते हैं 1988 में। इस टाइम क्या था ना कि इस टाइम सॉलिटरी वर्कर्स काफ़ी जोश में थे, क्योंकि उनके जो मेंबर्स उनको बिना मतलब का जेल में बंद कर दिया गया। तो इस बार वो लोग बहुत ही ज़्यादा जोश में थे। और इस बार पॉलिश गवर्नमेंट काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी, क्योंकि यूएसएसआर से सपोर्ट तो मिल नहीं रहा था। दिस टाइम द पॉलिश गवर्नमेंट वॉज वीकर, कमज़ोर थी सब पॉलिश गवर्नमेंट। क्यों कमज़ोर थी? क्योंकि उसको इस बार यूएसएसआर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। तो क्या होता है कि अगर इस बार गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ गई तो वैलेसा फिर से एक एग्रीमेंट साइन करते हैं गवर्नमेंट के साथ। इस बार एग्रीमेंट क्या साइन करते हैं कि वो चाहते थे कि क्या कि एग्रीमेंट साइन करते हैं कि अप्रैल 1989 में कि वो चाहते थे कि इलेक्शन हो पोलैंड में। अब गवर्नमेंट तो कमज़ोर पड़ गई थी, उनका बात उनको मानना पड़ा। तो क्या करती है कि जैसे ही वो इस एग्रीमेंट को साइन करती है, तो क्या करती है, सॉलिडरी लड़ती है इलेक्शन। तो टोटल 100 सीट होता है, 100 के 100 सीट पे वो लड़ती है इलेक्शन। और मतलब इस बार देखो क्या हुआ कि 100 में से 99 सीट वो लोग जीत जाते हैं। सॉलिटरी कॉन्टेस्टेड ऑल द 100 सीट ऑफ सीनेट एंड 199 ऑफ देम। 100 सीट पे इलेक्शन लड़ती है और 99 सीट पे जीत जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अक्टूबर 1990 में क्या होता है कि पोलैंड पहली बार पोलैंड में क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। और इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मोर देन वन पार्टी कॉन्टेस्ट कर रही थी, हिस्सा ले रही थी। इन अक्टूबर 1990 पोलैंड हैड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच मोर देन वन पार्टी कुड कॉन्टेस्ट। मतलब ऐसा पहली बार था पोलैंड में कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक से ज़्यादा पार्टी पार्टिसिपेट कर रही थी। और लास्टली में क्या होता है कि वैलेसा जीत जाते हैं और वहाँ के क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। वैलेसा वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। और इतना सब रामायण खत्म होने के बाद जो वर्कर्स के जो लीडर थे वैलेसा, वो फाइनली पोलैंड में क्या बनते हैं, एज इलेक्टेड होते हैं एज ए प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट होते हैं तो वहाँ पे इलेक्शन हो गया। अब इलेक्शन हो गया तो इन लोगों द्वारा चुने गए ना, तो अब पोलैंड क्या हो गया, डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया।
तो क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पे कि पहले स्टार्टिंग में क्या था, पोलैंड पे पॉलिश वर्कर वाली पार्टी रूल करती थी, उस पर से यूएसएसआर का भी कंट्रोल था। बट अब क्या हुआ, अब पोलैंड में क्या हुआ, पहली बार फ्री इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुआ और एक से ज़्यादा पार्टी पार्टिसिपेट भी करती है और पीपल के वोट के द्वारा वालेसा क्या बनते हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो अब ये जो पोलैंड है वो क्या पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इस देखो हमने 2 केस पढ़ लिया है, डेमोक्रेसी इन चिली, वहाँ भी हम लोगों ने देखा था कैसे वो स्टार्टिंग में तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री था बट बीच में क्या लग गया, मिलिट्री कुप लग गया, उसके बाद फिर से वहाँ डेमोक्रेसी आती है। सेम हम लोगों ने देखा पोलैंड में कि पोलैंड में वर्कर्स पार्टी वहाँ पे क्या थी, पॉलिश वाली वर्कर पार्टी रूल करती थी। बाद में क्या होगा, वहाँ पे इलेक्शन हो गया और वालेसा क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। ओके, पहले से वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।